तो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका बच्चों आपके इस फेवरेट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शाइन विद केमिस्ट्री। और मैं हूं आपका मेंटोर डीपी सर। तो क्या हाल चाल भाई? अभी तक का एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग कितना 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग अपने फोर्थ लेक्चर में आ रहे हैं। और फोर्थ लेक्चर में अभी तक का अगर हम लोग देखें तो बेटा अभी तक का हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस ख़त्म किए थे, है ना। तो इस लिमिटेशंस में मैंने आपको बताया था कि यह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है उनके लिए एप्लीकेबल होता है। और उन्हें हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोलते हैं, जैसे Li2+ हो गया, He+ हो गया, H हो गया। तो इनके ही लिए यह एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल था। दूसरा हम लोग बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, और वो ये लिमिटेशन है कि जब हम लोग इन स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चेक करते हैं या इनके बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर इनकी स्प्लिटिंग होने लगती है मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसे हम लोग स्टार्क इफेक्ट एंड जीमान इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो यह बोर एटॉमिक मॉडल इन स्टार्क इफेक्ट एंड जीमान इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये कमियां थी, ये लिमिटेशंस थी जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आई होप लास्ट लेक्चर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा और आपने देखा होगा। तो जो आज हम लोग बच्चों देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ड्यूअल नेचर कैसा होता है। जैसे आप लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हो, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हो, ऐसे ही हम ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए समय ना नष्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ड्यूअल नेचर में क्या होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के जब ड्यूअल नेचर की बात करते हैं तो ड्यूअल नेचर का मतलब होता है इसकी दो प्रकृतियां होती हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप पढ़ते हो, आप देखते हो कि हर व्यक्ति की दो प्रकृति होती है ना। हर व्यक्ति के अंदर दो तरीके का जो है इंसान छुपा होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी कैसा होता है, दो तरीके का नेचर यानी ड्यूअल नेचर रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हम बात करते हैं जो एक नेचर होता है जिसे हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, वेव नेचर। क्या बोलेंगे, वेव नेचर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन एक तो वेव नेचर रिप्रेजेंट करता है और वहीं पर सेकंड जब हम लोग देखते हैं तो कैसा नेचर रिप्रेजेंट करता है, वो होता है बेटा पार्टिकल नेचर। ठीक है, कैसा नेचर, पार्टिकल नेचर। क्लियर, पार्टिकल नेचर। अब वेव नेचर में अगर हम लोग देखते हैं तो वेव नेचर किसके लिए होता है, फॉर अ फोटोन। फोटोन मतलब जब हम मानते हैं कि पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए है, तो हम लोग वेव नेचर किसके लिए मानते हैं, फॉर अ फोटोन, फॉर अ फोटोन। ठीक, और पार्टिकल नेचर में जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं तो पार्टिकल नेचर में देखो कैसे है कि यहां पर जब वेव नेचर पढ़ते हैं तो फर्स्ट वाले में जब हम लोग देखते बेटा वेव नेचर के बारे में, तो वेव क्या नेचर क्या होता है, वेव नेचर में एनर्जी जो होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और सेकंड वहीं पर जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो पार्टिकल नेचर क्या होता है बेटा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और ये हम लोग पार्टिकल नेचर का आइंस्टाइन इक्वेशन से देखते हैं भाई। क्लियर, तो एक वेव नेचर में एनर्जी एब्जॉर्ब जो है या एनर्जी किसके बराबर हो गई बेटा, एच न्यू के, और पार्टिकल नेचर में किसके बराबर हो गई, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के। ठीक है, क्या इतनी बात बच्चों समझ में आ गई है सबको, बोलो यार। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करने वाले हैं। और इन दोनों इक्वेशंस के कंपैरिजन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हम लोग ड्यूअल नेचर पढ़ रहे हैं, ये आपको अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, तो आइए जरा, हमने ले लिया क्या, एच न्यू, यानी जो प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी है, एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। ठीक, दोनों एनर्जी है तो दोनों एनर्जी को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं ना। तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। ओके बेटा, अब आप देख सकते हो यहां से एक सी और एक सी क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, यानी ये हमने सी
और एक सी ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बची अपनी, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम सी। सी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट है भाई, समझ गए होगे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा क्या, लैम्डा इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले आए, इसको इधर लेके चले गए, तो h अपॉन एम सी हो गया। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई, ये जो वेवलेंथ आई, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, h अपॉन क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा। क्लियर। अगर हम लोग किसी अदर पार्टिकल्स के लिए लेते हैं, जैसे न्यूट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए, ठीक है, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिया, तो सी ले लिया क्या, स्पीड इसकी। और अगर अदर पार्टिकल्स के लिए लिया जाएगा तो यही इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, फॉर अदर पार्टिकल्स। क्लियर है ना, किसके लिए हो गया, जल्दी से बोलो बेटा, फॉर अदर पार्टिकल्स। क्लियर। तो हम कह सकते हैं दिस इज फॉर अदर पार्टिकल्स, फॉर अदर पार्टिकल्स like neutrons comma protons। ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के लिए भी हम लोग ये देख सकते हैं। तो हमारे सामने दो इक्वेशन आ गई बेटा। ये अगर कहोगे कि सर ये किसके लिए, तो मैं बता दूं ये होता है बेटा फोटॉन्स के लिए, फॉर फोटॉन्स। ठीक है बेटा, फॉर फोटॉन्स हो गया। क्लियर। अब बताओ, तो यहां पर अब कहोगे सर इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन सा, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे न्यूट्रॉन्स के लिए लगा रहे, प्रोटॉन्स के लिए, तो हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यही लगा देंगे, क्योंकि वहां पर मान लो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम लोग निकाल लेंगे। ये फोटॉन्स के लिए हो जाएगा, h अपॉन एम सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन कवर हो गई। तो ड्यूअल नेचर से हमने क्या जाना कि एनर्जी जो है, एक जब वेव नेचर यानी फोटॉन्स के लिए, तो वहां पर E इज इक्वल टू एच न्यू हो गया, और वहीं पर जब पार्टिकल नेचर, तो आइंस्टाइन इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दिया, हमारा वेवलेंथ आ गया। ठीक है, अब एक मिनट के लिए आप लोगों को बच्चों और एक बात समझनी होगी, क्या, यहां पर देख रहे हो एच लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या है, एम वी है। इसको क्या लिख सकते हो, मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, m इंटू वी जो है ये, तो ये किसके बराबर हो जाता है, मोमेंटम के बराबर। तो हम लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना, तो ये हो जाएगा। और ये जो लैम्डा है ना, इस लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस लैम्डा को बोला जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है ना, क्या बोला जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, सॉरी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसे कहा जाएगा, याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया ना, क्लियर। और P क्या है, P क्या है, अगर कोई पूछे P क्या है तो बता देना, P होता है मोमेंटम। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, P क्या है बेटा, मोमेंटम हो जाएगा। समझ में आया ना, बोलो यार। अब यहीं पर अगर बात करेंगे इसका इक्वेशन हम लोग, तो h क्योंकि कांस्टेंट है, तो अगर मान लो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रिलेशन निकाला जाए तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पर मोमेंटम अगर देखा जाए तो P2 अपॉन P1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मोमेंटम के है। आप कह सकते हो कि जब लैम्डा बढ़ेगा तो मोमेंटम घटेगा, या यूं कह सकते हो मोमेंटम जब बढ़ेगा तो वेवलेंथ घट जाएगी, इनवर्स रिलेशन है ना। क्लियर यहां तक। अगर हम लोग इसी से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा आता है बेटा, ये आपको बड़े आराम से समझना पड़ेगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये हम लोग एक्सिस बना रहे हैं, राइट, और यहां पर जब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा, और इधर मैंने क्या ले लिया, P ले लिया। ठीक, तो जो ये ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा ये, समझ में आया ना। लेकिन अगर यही ग्राफ हम इस चीज में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिएगा बेटा, अगर यही ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखना, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, क्या हो जाएगा लैम्डा, और ये कैसा हो जाएगा 1/p हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा और क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। तो जब यहाँ पर ग्राफ देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये तुम्हारा मिलेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, समझ गए ना, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, ये कैसा हो जाता है बेटा, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है, राइट। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, ये आपके सामने इक्वेशंस हो गई, ठीक। अब एक बात जरा देखिए, यहीं से हम आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और बता रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर मैं बता दे रहा हूं, हाफ mv², यही होता है ना, ठीक है ना, हाफ mv², राइट। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा, पक्का। अब हाफ mv² है काइनेटिक एनर्जी का, तो हम v² बराबर क्या लिख सकते हैं, इसी को चेंज कर सकते हैं, v² बराबर क्या हो जाएगा 2ke/m, यही होगा। और अगर हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, √2ke/m हो जाएगा, हो गया ना, क्लियर। के मतलब काइनेटिक एनर्जी है सर। अब मुझे एक बात बताओ, mv, ये v की वैल्यू मिल गई, तो लैम्डा बराबर क्या आता है, लैम्डा बराबर आता है h/mv, आता है कि नहीं आता है, हम लोगों को पता है। तो मैं v की जगह ये वैल्यू उठा के रख सकता हूँ सर, रख सकता हूँ ना। तो जब v की जगह ये वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू √2ke/m हो जाएगा, क्लियर, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो इसे सॉल्व करने के बाद सबसे सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमें, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन क्या हो जाएगा, √2m इंटू क्या बेटा के। और ये इक्वेशन हमारा किसका है, लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच का इक्वेशन। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं PYQs में, ठीक है, वो हम PYQ सीरीज में कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये तुम्हारे सामने यहाँ पर बड़े आराम से हम लोगों ने इक्वेशंस निकाल लिए हैं और इसको आप आराम से देख भी सकते हैं, ओके बेटा, क्लियर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन समझ में आ गया लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच का, ठीक, ऑल सेट। अब देखो यहाँ पर एक और बात, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में कैसा रिलेशन है, इनवर्स आया, इनवर्स आया ना। तो अगर हम कहें कि इसमें अगर λ1 और λ2 के बीच में निकाला जाए तो क्या, तो λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √ke2 अपॉन ke1 हो जाएगा ना सर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ke हो जाता है ना सर। इस इक्वेशन पर कभी भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो ये सारा हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, सारा हम लोग बात कर रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में, ठीक। अब यहीं पर इसका कंक्लूजन से इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया वो जरा ध्यान दीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट, चलो देखते भाई। तो इंपॉर्टेंट नोट वहीं पर, इंपॉर्टेंट नोट क्या है देखना, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is increases by, kinetic energy of electron is increases by 16 times, कितने टाइम्स, 16 टाइम, then de Broglie wavelength decreased by
क्यों? क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ रहा तो एक घटेगा। डिक्रीज बाय कितने टाइम्स? डिक्रीज बाय कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। या हम इसी को कह सकते हैं क्या, और 1/4 टाइम्स हो जाएगा, बिकम्स 1/4 टाइम्स। समझ में आया ना? क्लियर? तो ये हो जाएगा। अगर वो 16 गुना बढ़ेगी तो ये कैसा हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोनों का रिलेशन कैसा है बेटा? इनवर्स है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये आपको समझ के रखना होगा, कभी भी इस पे क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, आइए बेटा, तो यहां तक हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना? अब यहां पर आपके सामने ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको करना होगा सर। क्लियर? पहला क्वेश्चन है, ये सामने पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हाँ जी, देखिए ध्यान से और बताइएगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 1 मिलीग्राम का एक पार्टिकल है जो 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? इसकी वेवलेंथ क्या होगी, है ना? तो आइए जरा सॉल्व करते हैं भाई। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। 1 मिलीग्राम का पार्टिकल, इसके लिए आपको समझना होगा 1 मिलीग्राम है, तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम हो जाएगा बेटा? 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। ठीक, और अगर केजी में लिखा जाएगा तो केजी में क्या हो जाएगा? 10⁻³ इंटू 10⁻³ केजी हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया ओवरऑल? 10⁻⁻6 केजी हो जाएगा। समझ में आया ना? ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे, तो 1000 डिवाइड करोगे तो 10⁻³ ऊपर आ जाएगा। आराम से देखो आगे। ठीक, तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना? 10⁻³ ग्राम, और किलोग्राम में कितना? 10⁻6 हो गया। बोलो यार। ठीक, अब यहां पर हमारे पास में इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। h की वैल्यू पता है, सबको पता है, प्लैंक कांस्टेंट। तो लैम्डा बराबर कितना होता है? 6.64 इंटू 10⁻34 डिवाइड कर दिया जाए किससे? मास। मास कितना है बेटा? 10⁻6 kg, है ना? इंटू वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड होगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़रूरी है। और वो क्या कि यहाँ पर हो जाएगा 200। मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर बेटा, इस क्वेश्चन से पहले, ये जो बात आप लोगों ने लिखी है, इसमें जब हम लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी लिखते हैं तो आपको याद रखना m को kg में लेना है, और ये जो तुम्हारा होगा ये किस में हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। हमेशा ध्यान रखना, तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पर वही मैंने किया है केजी में, क्योंकि मन में अगर क्वेश्चन आया होगा कि सर केजी में क्यों किया इस तरीके से, तो इसीलिए किया गया बेटा। आइए अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने सॉल्व किया हुआ है तो इस वजह से मुझे पता है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 3.3 इंटू 10⁻30 और क्या मीटर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हमारा लैम्डा आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, अब अगला क्वेश्चन जो देंगे वो आप लोगों को करना होगा। ठीक है, और फिर हम लोग 1 मिनट के बाद इस पर बात करेंगे। सामने क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट बताना है कि क्या होगा। इलेक्ट्रॉन जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 500 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं, फिर से वही फॉर्मूला, लैम्डा बराबर h/m इंटू वी। मैंने क्या बोला, क्या करना है अपने को क्या करना है बेटा? m को लेना है kg में, v को लेना है मीटर पर सेकेंड में, है ना? बस आराम से अपना काम हो जाएगा।
लैम्डा इज इक्वल टू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, अब इलेक्ट्रॉन का मास केजी में कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी में होता है, और इंटू कितना 500 दिया गया। सॉल्व करेंगे, आंसर बता देंगे फटाक से। मास केजी में ही रखना है सर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हो गया? क्या आएगा आंसर बेटा? अगर नैनोमीटर में रखा जाएगा तो आ जाएगा 1400 नैनोमीटर। ठीक है, मैं बताया तो नैनोमीटर में कितना आ जाएगा, 1400 नैनोमीटर। मीटर में क्योंकि कितना आएगा मैं बता देता हूँ ना, नैनोमीटर में ये मैंने लिखा, तो मीटर में आ जाएगा बेटा 1.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये मीटर में आ जाएगा। तो मीटर में आया तो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1400 आ जाएगा। समझ गए क्या? आराम से देख सकते हैं, बोलिए सर। ठीक है, ओके सर, फाइन। तो चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स के बाद। अब हमारे पास में ये जो मैंने पढ़ाया ये उसका कंक्लूजन है। इस पर क्वेश्चन बेटा 2017 में पूछा गया था, देख सकते हैं। और यहीं से एक प्रकार से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, क्या मॉडल होता है ये तो हम लोग आगे ही देखेंगे, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। अगर कोई तुमसे पूछ दे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डेवलपमेंट कब शुरू हुआ, तो आपको बता देना है कि जब डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट आया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आया, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट द मैटर हैज ड्यूअल नेचर। ठीक है, ड्यूअल नेचर। When small microscopic particles is moving with a very high velocity, it shows wave nature. जब पार्टिकल्स बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे तो वहाँ पर वो वेव नेचर में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। और जब ये रेस्ट स्टेट में होते हैं तो मैटर से जब इंटरेक्ट करते हैं तो वहीं पर ये पार्टिकल नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो जब मैटर से इंटरेक्ट होंगे और रेस्ट में होंगे तो हम क्या मानेंगे कि ये पार्टिकल नेचर दर्शा रहा है, और जब मूव करते रहेंगे तो वहां पर कौन सा नेचर हो जाएगा, वेव नेचर हो जाएगा। इसी वजह से हमने इलेक्ट्रॉन में भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके का नेचर रखता है, ड्यूअल नेचर। जब रेस्ट में तो पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट होगा, यानी मैटर्स के साथ इंटरेक्ट होगा तो पार्टिकल नेचर शो करेगा, और वहीं पर जब वो मूव करता रहेगा तो वेव नेचर शो करेगा। ठीक है, और इसी वेव्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, मैटर वेव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन से वेव के नाम से जानते हैं, मैटर वेव के नाम से जानते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, कौन से वेव से जानेंगे बेटा, मैटर वेव से जानते हैं, और इसीलिए इसको लैम्डा ई से लिखते हैं। हमारे पास में लैम्डा ई किसके बराबर हो गया बेटा, लैम्डा ई इज इक्वल टू, बोलो क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच अपॉन पी। अभी अभी बताया मैंने, पी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम किसका प्रोडक्ट होता है, मास एंड वेलोसिटी का। नीट 2017 में डायरेक्ट टू डायरेक्ट इक्वेशन आ गया था बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अभी भी बताया मैंने, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में याद कर लो बेटा, फाइनल इक्वेशन मैंने अभी बताया था। ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन से पहले काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये सारी इक्वेशंस हम लोगों ने की हुई है ना। ये देखो इक्वेशंस आ गई, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का ये इक्वेशन है। तो ये एक प्रकार से ये समरी हो गई जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ओके बेटा, ठीक। अब जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चे, वो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है तो इसको आपको याद भी रखना बेटा, और इसको समझ के भी रखना है। क्लियर? अब देखो सर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया गया था कि अनसर्टेन है। क्या अनसर्टेन है? बोला गया कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करता है, यानी कि
जैसे बोर्स मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिक्स्ड ऑर्बिट होती, स्टेशनरी ऑर्बिट होती। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम यानी वेलोसिटी निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉइंट्स आपके सामने है, आपको दिख रहा भी होगा क्या बेटा, कि इट स्टेट्स दैट, ये बताता है, क्या बताता है, कि हम लोग इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक ही समय पर हम मोमेंटम और वहीं पर देखा जाए बेटा तो मोमेंटम और एक ही समय पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि पोजीशन काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके सर, तो एक ही समय पर जब पोजीशन और मोमेंटम काउंट नहीं कर सकते हैं तो फिर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, यही चीज हमको पता चली थी किसमें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। क्लियर? तो देखिएगा, अगर हम मान ले अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन इज डेल्टा एक्स, ठीक है, पोजीशन की अनसर्टेनिटी को क्या मान ले, डेल्टा एक्स मान ले, और वहीं पर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में क्या मान ले, डेल्टा पी। क्लियर? तो ये क्या आ जाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। ठीक, अब यहां पर देखा जाए तो एच क्या हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट, और डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी क्या मोमेंटम है, तो डेल्टा पी को लिख सकते हो एम डेल्टा वी। तो यहां पर ये इक्वेशन मॉडिफाई भी हो जाएगी, क्या, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, एच अपॉन 4 पाई, यही तो आ जाएगा ना। अब अगर हम लोग m को इधर ले आए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन कितना, 4 पाई m हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन देख सकते हो, ये तब जब हम मोमेंटम की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें देख भी रहा है कि ये भाई साहब खड़े हुए हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं पोजीशन कैसे निकाले, मोमेंटम कैसे निकाले, तो ये कंफ्यूज हो गए कैसे निकाले। तो इनकी हेल्प किसने की, हाइजेनबर्ग साहब ने की अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, कि भाई साहब देखिए एक ही समय पर दोनों चीजें निकालना इम्पॉसिबल है, तो एक एक करके निकाल लो, है ना। और यही हमारे पास में इक्वेशन आ गई जो नीट 2017 में पूछा गया था। क्लियर है ना। तो आपके सामने है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि सर न्यूमेरिकल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, न्यूमेरिकल अगर आ गया तो न्यूमेरिकल के लिए क्या यूज करेंगे, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, जब आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो न्यूमेरिकल के लिए इक्वेशन यूज करना है। फॉर न्यूमेरिकल्स आपको यूज करना है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यानी अब आप इक्वल मान करके चलेंगे। क्लियर है ना, क्लियर है ना, राइट। यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई की हो जाएगी। क्लियर है, बोलो बेटा, यहां तक सबको क्लियर है क्या, जल्दी से। ठीक है, तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है बच्चा बाटी, ठीक, तो आइए अब जरा हम आपसे क्वेश्चन करवाते हैं जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा, राइट। अब अगर न्यूमेरिकल्स में इसको चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन कितना बेटे 4 पाई, एम इधर भी आ सकता है ना, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम हो जाएगा ना, ये लो भैया। ठीक, आइए आपके सामने रहा ये पहला क्वेश्चन जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड से, 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड से, राइट। तो 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक, और वहीं पर अनसर्टेनिटी कितनी है 0.001%। आपको निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्या निकालना बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैसे निकालेंगे सर, बोलो बोलो।
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक। और वेलोसिटी में कितना है बोलिए, वेलोसिटी में कितना है, वेलोसिटी 10 टू द पावर -3 है ना। सॉल्व करें। अब सर ये निकालेंगे कैसे, देखो सबको पता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब ये बार बार सॉल्व ना करना पड़े इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ तो आपका काम हो जाएगा। डेल्टा एक्स इंटू एम कितना है, इलेक्ट्रॉन है तो एम का कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना बेटा -31 इंटू डेल्टा वी है तो हमारे पास में वेलोसिटी जो है वो कितने, अनसर्टेनिटी कितनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको जरा 1 मिनट के लिए देख लेना। 0.0001% है ना, ठीक। तो 0.0001% है अपॉन 100, राइट, अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर 3, यही तो आएगा डेल्टा वी में, ठीक, पक्का बताएं सर। अच्छा एक चीज यहां पर है, ये -3 की जगह हम कर सकते हैं बेटा, यहां पर अगर देखिएगा तो ये है तुम्हारा 3, अब आराम से इस क्वेश्चन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 टू द पावर 3 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अगर इसे सॉल्व करेंगे, 10 टू द पावर ये हो गया तुम्हारा -4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.01, ठीक, 0.01 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अनसर्टेनिटी तुमको दी गई है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इतने % दी गई है और 10 टू द पावर 3 है, बात समझ में आई ना। तो 100 में अगर इतना है तो एक में कितना होगा, फिर 10 टू द पावर 3 में कितना हो जाएगा, आराम से निकल आएगा ना ऐसे ही, बोले सर। आ गया, बोलिए भाई। तो अनसर्टेनिटी तुम्हारा आ जाएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड। अब हमें करना क्या है, यहां पर आराम से डेल्टा एक्स, अब इसकी पूरी वैल्यू मैं बता देता हूं, आराम से कर लीजिएगा। डेल्टा एक्स इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 0.01 है ना, 0.01 हो जाएगा अनसर्टेनिटी जो हमने काउंट की है, ठीक। अगर ये नहीं आ रहा तो मैं इसको फिर से भी बता देता हूँ, आराम से ध्यान रखिएगा। इज इक्वल टू, इसको पूरे को सॉल्व करके ये याद रखें 0.52 इंटू 10 टू द पावर -34, क्लियर, 0.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 34, ठीक, बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जब आएगा तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, देखो आराम से, इससे क्या हो जाएगा -31 है, इससे डिवाइड हो जाएगा यहाँ, ठीक है बेटा, इससे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा डेल्टा एक्स बराबर 0.52 इंटू 10 टू द पावर -34
डिवाइडेड बाई कितना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 0.01 हो गया। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 5.6 इंटू 10⁻, कितना है -3 मीटर। क्लियर। तो ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गया। तो कभी क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जैसे कहते हो सर ये कैसे है वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पर ऐसे निकाला ना हम लोगों ने, ऐसे देख लो भाई। अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा हो गया क्या कहते हैं कि अनसर्टेनिटी 100 में से 100% में से कितना आया बेटा 0.0001 आया, है ना। तो 1% में कितना आ जाएगा, यही तो है ना। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 0.0001 अपॉन 100। और यहाँ पर वेलोसिटी तुम्हारी कितनी दी गई 100 में 1 में, तो 10⁻³ में कितना हो जाएगा 0.0001 अपॉन 100 इंटू 10⁻³ हो गया काम अपना। समझ गए क्या, ऐसे निकालना था। तो इस तरीके से कभी आएगा तो यूनिटरी मेथड से हम लोग इसको काउंट कर देंगे अनसर्टेनिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है आपके सामने। बताना बेटा कि इसमें क्या होगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, फिट एंड फाइन, जल्दी से बताएं क्या होगा यहाँ पर। अनसर्टेनिटी एंड पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल। अच्छा, यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, तो आपको बताना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। आइए जरा साबित कर लेते हैं। ये आ भी चुका है PYQ में। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4π। डेल्टा x भी और ये बराबर है, तो दोनों को मैंने इक्वल मान लिया। तो डेल्टा p इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4π, है ना। अब ये क्या आ गया डेल्टा p का स्क्वायर h/4π हो गया ना। ये हो जाएगा कितना m इंटू डेल्टा v, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ऑफ h/4π। ठीक है सर, रूट ऑफ h/4π पूरा हो गया ना। अब डेल्टा v है तुम्हारा, तो यहां पर आ जाएगा m, तो m जब आएगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू 1/m रूट h/4π। अब 4 का रूट कितना आता है 2 आता है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा डेल्टा v इज इक्वल टू 1/2m रूट ऑफ h/π हो जाएगा। तो ये देखो इक्वेशन आ गया भैया, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का इक्वेशन। ओके सर, तो इस तरीके से अगर कभी क्वेश्चन आएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर तो हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें वही मेथड इस्तेमाल करना है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू क्या h/4π इक्वल मान लेना। वैसे होता है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इक्वल मान करके ही चलेंगे। ठीक है बेटा, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है, किस तरीके से होता है, हालांकि ये है नहीं, इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन इक्वेशन कई दफ़ा पूछ दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस पर बेस्ड है, तो बता देना बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। क्योंकि अभी अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था तो आपको बताया था कि डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट से ही किसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट पोजीशन एंड बोलो क्या मोमेंटम एंड वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। ठीक है। तीसरा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर एंड नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पूछा जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है,
तो बेटा ये डायरेक्ट वेव इक्वेशन है जिसको आपको समझ लेना है, आपको याद कर लेना है। अब इसमें कह दो सर ये है क्या, पहले तो ये बता दो। जो साई आपके सामने ये जो त्रिशूल टाइप का बना हुआ है ना शंकर जी का, ये जो होता है साई, ये कहलाता है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, एम होता है मास, यू होती है पोटेंशियल एनर्जी, ई होती है क्या, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई माइनस यू कर रहे हैं ना, तो ई माइनस यू क्या, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एच प्लैंक कांस्टेंट। तो इक्वेशन क्या आ गया बेटा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, राइट, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। तो एम हो गया क्या, मास, एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, ई माइनस यू इंटू साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी इन सब का सम 0 के बराबर होगा। तो ई टोटल एनर्जी, यू क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इसका अगर देखेंगे तो इसका डेरिवेशन अपने में है नहीं, डेरिवेशन क्योंकि बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो डेरिवेशन इसमें है नहीं, तो हमें ये इक्वेशन याद रखना है, और ये बेटा इक्वेशन इंपॉर्टेंट भी है तो याद रखना है, क्लियर। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है। ये जो साई आपके सामने दिख रहा है ये है क्या, ठीक है। इट इज अ वेव फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड। यानी जो हमारी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस होती है उनके टर्म्स में हम वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। कोई भी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और साई स्क्वायर क्या है बेटा, इट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन अ गिवन वॉल्यूम, इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दिए गए वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, साई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा क्वांटम नंबर्स, और वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में, और में भी हो सकता है हम लोग उसको लाइव लेक्चर में डिस्कस करें, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और लास्ट टॉपिक जो होगा क्वांटम नंबर्स के बाद पाउलीस एंड हुन्स रूल करेंगे, ऑफ बाउ रूल करेंगे। और उसके बाद हम लोग एनर्जी डायग्राम्स जो करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो खत्म करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ अपना चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, राइट। तो ये जितना मैंने कराया उसको आप लोग नोट्स में कंप्लीट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपसे क्वांटम नंबर्स, ठीक है बेटा। तो चलो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं भाई, ठीक। बाकी मुलाकात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है बच्चों। ओके, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू बेटा।